हेलो वीवर्स, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। आज आपके लिए उस्मानी सर बहुत ही दमदार टॉपिक लेके आ गए हैं, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेहतर तरीके से समझना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी शक्ल में गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। एंड सो फार एज आपके मेडिकल और जेईई एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितना आपको दिया जा रहा है बच्चों, वन बाय वन बहुत सरल भाषा में सरल तरीके से आपको अप्रोच दिया जाएगा। अब बेहतर तरीके से समझ सकते हो, इसको समझते हुए चलो और इस तरह से आप देखो और देखो कि कैसे इसको आप अंजाम तक पहुंचोगे। तो बच्चों ये गॉस साहब ने जो ये थ्योरम दिया, देखो कहीं कहीं ऐसा होता है, कभी कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है हमें, तो उसका इन्वेंशन करना होता है। और कोई कोई चीज साइंस में बाई प्रोडक्ट होता है कि किसी और हम फंक्शन में लगे हुए हैं, कोई चीज अचानक हमें मिल गया, पता चला वो जो मिला वो काम की चीज है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। तो इंटेंशनली उसको हम लोगों ने बनाया नहीं, वो हमें मिल गया। तो इसी तरह से ये हमारा इंटेंशनली ऐसा नहीं है कि हमको इंटेंशन नहीं था, ये हमें मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये इंटेंशन था, खोज था। क्योंकि जब कूलम साहब ने दो चार्जेस के बीच फोर्स की बात करा था, तो वहां पे उन्होंने ये कहा था कि दो चार्ज जो होना चाहिए, दैट चार्ज शुड बी पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में कूलम साहब ने अपना लॉ को दिया था और वो प्रूफ भी हुआ था वहां तक। और आज के डेट में वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल भी है। अब सवाल है कि पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों? दो चार्ज के बीच का जो फोर्स हमें निकालना है, उनकी जो दूरी होनी चाहिए वह दूरी इतना हो कि दूरी के रिस्पेक्ट में उस चार्ज की जो अपनी साइज है वो नेग्लिजिबल हो जाए, तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उसकी साइज छोटा होना। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अगर चार्ज बॉडी है, अगर जिस पर चार्ज है वो बड़े आकार का है, उसके साइज को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको पॉइंट नहीं मान सकते हैं, तो वैसे में उसको हम चार्ज बॉडी कहते हैं। तो वो भी तो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, वो भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो बच्चों आप उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जनाब मरहूम गॉस साहब ने एक बेहतरीन सा थ्योरम दे दिया जो अपने नाम से कॉपीराइट है, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे राइटर्स इसको गॉसेस थ्योरम को गॉसेस लॉ भी कहते हैं। लॉ और थ्योरम में फर्क थोड़ा सा समझ लो बच्चों। अब आप 11th के बिल्कुल बेसिक क्लासेस में मेरा देखा होगा, तो वहाँ हमने लॉ मेकिंग प्रोसेस बताया था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कोई भी टॉपिक हो। तो जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज होता है उसका ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेज होता है उसका हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेज होता है कैलकुलेशन यानी थ्योरी थ्योरम, और चौथा स्टेज होता है उसका एक्सपेरिमेंट। एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो लॉ बन जाता है हमारा लॉ। अगर वो एक्सपेरिमेंट तक नहीं पहुंचता है, कैलकुलेशन तक प्रूफ होता है, थ्योरी तक, तो वो थ्योरम या थ्योरी तक रहता है। तो आज के डेट में इसको हम लोग लॉ कहते हैं। प्यारा सा टॉपिक है बच्चों गॉस थ्योरम। आज इस गॉस थ्योरम का हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन और उसका प्रूफ। तो बच्चों ये उसका डेफिनेशन है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface in free space is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। बच्चों हम लोग वक्त गंवाए बिना इसको बिल्कुल लेके चलना शुरू करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। फर्ज करो सपोज दैट हमारे पास ये क्लोज सरफेस है और ये क्लोज सरफेस ने एक चार्ज को यहाँ पे बंद रखा है और मान लिया वो चार्ज हमारा है Q। Q बोले तो पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज से सम डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, P पॉइंट। अब इस चार्ज से उस दूरी पर एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पे हम लोग सारा ऑब्जर्व करेंगे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे जो आप पिछले वीडियोस में देख रखा है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात हो जाएगी तब जाकर के गॉस साहब ने जो ये अपना थ्योरम दिया है इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग देख लें। तो उसके स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे बच्चों तो कह रहा है कि अगर ये कोई क्लोज सरफेस किसी चार्ज को अगर वो बंद रखता है, अपने अंदर वो ढक के रखता है, तो कह रहा है कि इस चार्ज से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जो इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ेगा जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो फ्लक्स का जो वैल्यू होता है तो कहता है कि 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज, जो चार्ज वो क्लोज करके रखा है इतना होगा। यानी इस चार्ज के कारण इस पूरे सरफेस में पड़ने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इतना होता है। ये गॉस साहब ने बताया अपने स्टेटमेंट में। अब हम लोग इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने ये जो थ्योरम दे रखा है जिसको इन्होंने कहा कि फ्लक्स का वैल्यू इतना होगा क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज के कारण। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट्स प्रूफ। इसके प्रूफ के लिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा चार्ज इस सरफेस से इनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है, और ये इधर से जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है, डायरेक्शन को। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा का एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया। चूंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस फ्लक्स पर पड़ना चाहिए नॉर्मली, जितना नॉर्मली पड़ता है दैट वेरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट का एरिया हमने ले लिया ds, और इस पर हमने एक यूनिट वेक्टर n कैप रख दिया। इस n कैप को रख दिया। अब इस एरिया को ds को अगर हम वेक्टर एरिया अगर कहें तो ये ds जो है हमारा उसके ऊपर यूनिट वेक्टर n कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। तो ये जो वेक्टर एरिया हमारा ये हो गया ds। अब हमें इस पॉइंट पर ये जो छोटा सा एलिमेंट है उस एलिमेंट पर फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो उस छोटे से एलिमेंट पर बच्चों जो फ्लक्स का वैल्यू होगा, फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डी का मतलब वेरी वेरी स्मॉल। तो छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा सा फ्लक्स होगा। तो ये वैल्यू हमारा होता है ई डी एस कॉस थीटा। ये हमारा एक फॉर्मूला है फ्लक्स का जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर ये फॉर्मूला का यूज करते हैं तो ये छोटे से एलिमेंट का होगा। और अगर पूरे सरफेस की बात करेंगे कि पूरे सरफेस के कारण पूरे सरफेस पर कितना फ्लक्स पड़ेगा, उस पूरे सरफेस की अगर बात करें तो हम लोग इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये छोटे से एलिमेंट के कारण इतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात होगा, और जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो बच्चों इधर भी हमें इसको इंटीग्रेट का साइन देना पड़ेगा। तो अब हमें देखना है कि ये जो सिंबल है तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन का बहुत रोल नहीं है। तो यहाँ सिंपली हम लोग बोलते हैं कि ये डी फाई से फाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको बताया गया होगा, वरना नहीं तो मेरा 11th क्लासेस का जो वीडियोज़ है वह आप अगर जाते हो तो वहाँ पे ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ये बेसिक चीज़ मैंने वहाँ बता रखा है। तो ये डी फाई का वैल्यू फाई हो जाता है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज को हम लोग निकालेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई डी एस और कॉस थीटा। यहाँ कॉस थीटा क्या होता है, ये जो हमारा एरिया वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हमारा एन कैप की तरफ है, और दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इन दोनों के देखा जाए तो दोनों पैरेलल है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ cos 0 डिग्री यानी cos 0 डिग्री यहाँ पे 1 हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम कहें मैथमेटिकल सिंबल में तो पूरे सरफेस का आ जाता है। तो हमें यहाँ ये देखना होता है
कि जो क्वांटिटी होता है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर, जिसको इंटीग्रेंड कहते हैं, ये इंटीग्रेंड में देखना होता है कि कौन वेरी करने वाला होता है, कौन नहीं करता है। अगर हम एग्जैक्टली इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका वैल्यू फिक्स होगा, वेरी नहीं करेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आउट कर दिया हमने। और ये जो हमारा छोटा सा एरिया हमने ले रखा है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये छोटा सा एरिया को अगर हम और थोड़ा छोटा करें या उसको बड़ा करें, एरिया हमारा वेरी कर जाएगा। तो वेरी करेगा, उसका इंटीग्रेंड का वैल्यू भी वेरी करेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये हमारा कांस्टेंट है, उस पॉइंट पे इसको हमने आउट करा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस। अब यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन की अगर बात करें बच्चों, तो ds का इंटीग्रेशन यहाँ पे s हो जाता है। ds का मतलब छोटा छोटा एलिमेंट। अब इस पूरे सरफेस को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, एलिमेंट्स में बांट दें और उन सारे एक एलिमेंट्स के एरिया को ds कहें और सारे एलिमेंट्स के यानी सारे ds को एक जगह इंटीग्रेट करें, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये पूरा सरफेस हो जाएगा, जिसको हम सरफेस एरिया s कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा। अगर इसका रेडियस, इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r लें, या यूं कहे कि इस चार्ज से इस ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी अगर हम r रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कूलम कांस्टेंट्स। एंड फील्ड का वैल्यू होता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस स्क्वायर का मतलब यहाँ हो गया r स्क्वायर, दिस इज डिस्टेंस r स्क्वायर। अब रहा इसका s का वैल्यू। अब ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर का, स्फेरिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो होता है 4 पाई रेडियस स्क्वायर। तो s का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई रेडियस स्क्वायर। 4 पाई बच्चों यहाँ से कैंसिल करते हैं, रेडियस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है हमारा 1/ε0 मल्टीप्लाइड चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा कूलम्स लॉ से रिलेटेड उसका डेफिनेशन, और कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ का ये प्रूफ कर दिया। तो कूलम्स लॉ से रिगार्डिंग ये हमारा एक प्रूफ है। तो एक चीज़ और देखना है बच्चों कि कूलम्स लॉ जब हम लागू करते हैं तो क्या ये सारे स्फेरिकल क्लोज सरफेस होना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। कूलम्स लॉ आप किसी भी शेप के क्लोज सरफेस पे लागू कर सकते हो। तो कुछ बातें इसका NB में हम लोग लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ये जो हमारा गॉस का थ्योरम है, जो कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यूज करा, तो कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग हमने जो यहाँ पे थ्योरम को सिद्ध करने के लिए यहाँ पे यूज करा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज Q था और डिस्टेंस हमने r स्क्वायर। ये हमारा कूलम्स लॉ से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो कूलम्स लॉ यहाँ पे यूज करा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो क्या ये स्फेरिकल सरफेस के लिए ही लागू होगा या किसी और भी सरफेस के लिए लागू हो सकता है? तो ये जो कूलम्स लॉ रिगार्डिंग हमारा गॉस थ्योरम हमने करा, तो ये गॉस थ्योरम या गॉसेस थ्योरम ये एप्लीकेबल है, इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये किसी भी टाइप के, शक्ल के, रूप के, शेप के क्लोज सरफेस पर ये लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्फेरिकल के लिए लागू होता है, किसी भी क्लोज सरफेस पर यह लागू होता है। दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि क्लोज सरफेस के अंदर हमारा चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर हमारा चार्ज है। ये चार्ज अगर हमारा क्लोज सरफेस के बाहर हो तब क्या होगा? तो अगर क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज हो जाएगा तो उस सरफेस से रिलेटेड हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं कि कोई भी आउटसाइड में अगर हमारा चार्ज है तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स
electric flux linked with Gaussian surface। ये जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया, किसी भी शेप का हो सकता है, इस शेप को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस is zero, is zero, electric flux linked with Gaussian surface is zero for outside charge। अगर कोई चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर ना हो, उस सरफेस से अगर बाहर हो, तो उसके कारण उस सरफेस से लिंक जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। देख लेते हैं कि ये ऐसा कैसे होता है। सपोज दैट ये हमारा गॉसियन सरफेस है और हमारा कोई चार्ज यहाँ पे बाहर की तरफ है। अगर ये चार्ज हमारा बाहर की तरफ है और मान लेते हैं कि इससे निकलने वाला लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से वो आगे निकल के क्रॉस कर गया इस सरफेस को, तो बच्चों जब ये लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस सरफेस को क्रॉस करके निकलता है तो यहाँ पे वो अंदर की तरफ इन करता है और इस पॉइंट पर वो आउट होता है। अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट की बात करें तो इस पर सरफेस एरिया अगर ds लेते हैं और यूनिट वेक्टर n कैप लेते हैं तो एरिया वेक्टर हमारा ds हो जाएगा, ds n कैप। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट की बात करें तो इस पर हमारा जो यूनिट वेक्टर n कैप होगा वो बिल्कुल इस n कैप के अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट का मतलब है कोई भी वेक्टर अगर डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा तो उसमें हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं, या अदरवाइज अगर आप इसको माइनस अगर नहीं लेते हो, आप ये मान के चल रहे हो कि ये हमारा n1 कैप है, ये n2 कैप है, या अलग अलग हम ले लेते हैं, मान लो ये अलग यूनिट वेक्टर, ये अलग यूनिट वेक्टर है, चलो ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लक्स की बात करें बच्चों, इस पॉइंट पर अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो ये जो हमारा फ्लक्स आएगा ये फ्लक्स आ जाएगा EDS cos 0 डिग्री। चूंकि यहाँ पे n और E के बीच का एंगल यहाँ हमारा 0 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा EDS। और इस पॉइंट पर अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा EDS cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इस पर जो हमारा एरिया वेक्टर है उस पर जो डाला गया हमारा नॉर्मल है वो नॉर्मल इधर की तरफ है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और cos 180 डिग्री -1 होता है तो -EDS हो जाएगा। अब इस चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस के एक पॉइंट पर हमारा हो गया -EDS और दूसरे पॉइंट पर हो जा रहा है हमारा EDS। अगर इन दोनों का सम टोटल करके देखेंगे तो 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज अगर हमारा क्लोज सरफेस के बाहर होता है, बेशक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस क्लोज सरफेस को क्रॉस कर सकता है, फ्लक्स हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट इनके साथ जो हमारा इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स है वैल्यू में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा। एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और एक नेगेटिव वैल्यू हो जा रहा है, तो इस तरह से उनका सम टोटल की बात करेंगे तो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज अगर गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस के बाहर हो, उस चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से जो लिंक होगा वो 0 हो जाएगा। इसी आधार पर हम एक तीसरा इसका एनबी का पॉइंट में बता रहा हूं बच्चों। वो तीसरा पॉइंट हमारा है एनबी में कि अगर हमने क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक डायपोल को बंद रखा है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को बंद रखा है तब उसके कारण उस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अगर कोई गॉसियन सरफेस, इफ अ गॉसियन सरफेस encloses electric dipole, then total electric flux linked
with electric flux linked with Gaussian surface is zero, ये जीरो हो जाएगा। ये कैसे जीरो होगा? तो देखो बच्चों, मैं यहाँ दिखाता हूँ ये जीरो कैसे होता है। अगर आप चाहते हो लिखने के लिए तो इसको पॉज करके लिख सकते हो बच्चों। तो लेट्स ट्राई, ये जीरो कैसे होगा। ये वैल्यू यहाँ, ये प्रूफ आपके सामने में है, आप देख लो यहाँ पे। अगर हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का रखा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल के, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दो चार्जेस की बात करते हैं हम लोग। एक इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से अगर लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो ये इस तरह से आउट होगा, और नेगेटिव चार्ज की अगर बात करें तो लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ आने की बात होती है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात होगा, इसके कारण यहाँ पर के वैल्यू के बराबर होगा, और ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो बेसिकली हम लोग नोटेशन में इनकमिंग फ्लक्स को हम जीरो नेगेटिव मानते हैं, और आउटगोइंग को अभी हमने प्रूव करा कि उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर ये ऐसे बात करते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स है तो यहाँ भी इस तरह से इनकमिंग है। अगर यहाँ दिखाते हैं कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है तो ये यहाँ भी फ्लक्स दिखा सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारा, अगर हम देखें एक तरफ हमारा पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो ये वैल्यू सम टोटल करेंगे तो हमारा वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये वैल्यू जीरो हो जाता है, यानी कोई भी गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उस गॉसियन सरफेस पर अगर हम लिंक करेंगे तो वो जीरो होगा। अगर गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को नहीं बल्कि डायपोल को अगर वो क्लोज करता है, बंद करता है, तो उसके कारण भी इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो ये गॉस थ्योरम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं बच्चों। गॉस थ्योरम का हमने यहाँ डेफिनेशन दिया, गॉस थ्योरम पे हमने यहाँ पे उसको प्रूफ कर दिया, और उससे कंसर्न, उससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं समझने की कि फ्लक्स आउटसाइड चार्ज के लिए क्या होगा, इनसाइड के लिए क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इनक्लोज करता है तो क्या होगा। तो बच्चों आज का हमारा ये क्लास यहाँ पे एंड होता है। इस तरह से आप हमारे क्लासेस को देखते रहें, और ये हमारा जो मैं कहा पहले ही कहा था कि ये हमारा 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है ये, और इससे कंसर्निंग जो नीट पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, जो गॉस थ्योरम पे डायरेक्ट अप्लाई होगा या उसके एप्लीकेशन से या डिफरेंट फॉर्म से होगा, तो उसको हम लोग दूसरे सेक्शन में देखेंगे। तो आज ये जो हमारा क्लास हुआ स्पेशली फॉर 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, दोस्तों में शेयर करो, और जैसे जैसे आप व्यू करते हो, आप हमें कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, और आपके लिए अच्छा से अच्छा मेहनत करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक।